प्रिय छात्रों, अभी मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है उसी को पढ़ाने जा रहा हूं। सरकार की जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी एक संसदीय शासन प्रणाली है, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, जैसा कि अमेरिका उसको फॉलो कर रहा है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो इंडिया में है, कनाडा में है, जापान में है, ब्रिटेन में है। अब मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। कहने का क्या मतलब हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली, सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वह एक प्रजातांत्रिक प्रणाली का, सरकार की एक प्रजातांत्रिक प्रणाली का स्वरूप है। वेयर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, जहां की जो कार्यपालिका होती है, सरकार की एक शाखा है कार्यपालिका, वो कार्यपालिका जो है अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, वो विधायिका के प्रति, विधानमंडल के प्रति वह उत्तरदायी होती है। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी। आप दूसरे शब्दों में समझे जवाबदेह, जिम्मेदार। वो विधायिका के प्रति यानी विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होती है। अब क्यों जिम्मेदार होती है? क्योंकि जो भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स होते हैं वो पहले लेजिस्लेचर होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए वे कार्यपालिका के सदस्य जो भी होते हैं वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द पार्लियामेंट इन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहता है एक बड़ा निकट का संबंध होता है, बहुत सन्निकट का संबंध, घनिष्ठ संबंध होता है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहता है विधायिका, विधान और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है इस संसदीय शासन प्रणाली में। इन दिस सिस्टम देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहता है कार्यपालिका और विधायिका के प्रति, विधायिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है संसदीय शासन प्रणाली में। एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, इस सरकार का जो प्रधान होता है, इज द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है इसमें सरकार का प्रधान। हु इज इलेक्टेड, जो कि निर्वाचित होता है विद द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट में यानी संसद में जो बहुमत दल होता है उसके सपोर्ट पर ही वह प्राइम मिनिस्टर बनता है। यानी बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। और इन पार्लियामेंट इन इंडिया दिस सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। भारत में जो यह सिस्टम अपनाई गई प्रणाली, यह ब्रिटिश शासन से ली गई है। यानी संसदीय, चूंकि बहुत दिनों तक यहाँ ब्रिटेन का शासन था, यह उपनिवेश था, तो इसीलिए यह संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटिश शासन से अडॉप्ट किया गया, उसको अपनाया गया है, अपनाया जा चुका है, अपनाया गया है। ठीक है, तो आपने समझा संसदीय शासन प्रणाली क्या है। आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहां सरकार यानी उसका जो ब्रांच होता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच सरकार का, कार्यपालिका, वह उत्तरदायी होती है, अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है यह भी मैंने बताया, चूंकि जो भी विधानमंडल के सदस्य होते हैं वही एग्जीक्यूटिव के सदस्य बनते हैं। जब तक वो विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे किसी लोकसभा या राज्यसभा के, तब तक वो लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव के सदस्य नहीं हो सकते। इसलिए उसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, यानी जवाबदेह होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल। ठीक है। अब कहता है इन दिस सिस्टम देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहा कि इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, और जो सरकार का प्रधान होता है, मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। हु इज इलेक्ट, जो कि निर्वाचित होता है, और जो बहुमत दल का सदस्य, बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही संसद में वही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चुने जाते हैं।
भारत में यह प्रणाली ब्रिटिश शासन से लिया गया है। की पॉइंट्स का मतलब हुआ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मुख्य विशेषता इसका क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है? को एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है सह अस्तित्व। विधान, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व का मतलब होता है एक साथ मौजूदगी, यानी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। यानी विधानमंडल के सदस्य होते हैं, वही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जो विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे, कार्यपालिका के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं। अगर चुने भी गए किसी कारण से, तो उनको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। उन्हें चुन करके या जैसे भी वो नॉमिनेट होकर के, तभी वो कार्यपालिका के सदस्य बने रह सकते हैं। इसीलिए दोनों में को एग्जिस्टेंस होता है, सह अस्तित्व होता है। यानी एक के बिना दूसरा और दूसरे के बिना पहला, उसका काम नहीं चल सकता है। उसी को कहते हैं को एग्जिस्टेंस, एक साथ मौजूद रहना। उसके बाद दूसरा दिया सेरेमोनियल हेड एंड रियल हेड। इस संसद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? एक जो होता है सेरेमोनियल हेड होता है। सेरेमोनियल हेड कहते हैं नाम मात्र का प्रधान, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहिए, संवैधानिक प्रधान जो राष्ट्रपति होता है। और रियल हेड प्रधानमंत्री होता है, यानी जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास बहुत अधिक पावर होता है, क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट वो चुन कर आया रहता है। इसलिए एक रियल हेड होता है, यानी एक सरकार चलाने वाली होती है और एक सरकार के ऊपर एक जो है कोई भी, देखिएगा कोई भी ऑर्डिनेंस, वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संवैधानिक प्रधान है, चूंकि सब जगह उनको बाध्य कर दिया गया है, यह निर्णय मानने के लिए बाध्य है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य है, इसीलिए इसको नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है। सेरेमोनियल हेड या नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आप कह सकते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है। और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तीसरा है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक प्रधानमंत्री होता है, प्रधान बहुमत दल का नेता, यहाँ लिखा हुआ है मेजोरिटी पार्टी जो होता है पार्लियामेंट में, उसी से प्राइम मिनिस्टर चुनाता है। और वह प्रधानमंत्री क्या करता है? अपना एक कैबिनेट तैयार करता है, अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है, मंत्रियों का चयन और उसकी योग्यता के अनुसार उनको विभाग देता है। किस मंत्री को कौन सा पद दिया जाए, यह प्रधानमंत्री ही तय करता है। तो मंत्रियों का चयन भी प्रधानमंत्री करता है, यानी उस व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री और एक उनका कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी मंत्रिमंडल होते हैं के सदस्य होते हैं। उसके बाद चौथा दिया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वह कार्यपालिका विधायिका के प्रति जो उत्तरदायी हुआ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें होता है कि जैसे सरकार कोई अगर अच्छा काम करती है तो उसको शेयर करते हैं सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, और यदि किसी प्रकार का एलिगेशन लगता है या कोई गलत मिस्टेक होता है तो सब मिलकर के उसको स्वीकार करते हैं। यानी यूनिफाइड बॉडी के रूप में, एकीकृत निकाय के रूप में वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, शेयर करते हैं, साझा। यानी सरकार की सफलता और विफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। अगर सफलता मिली तो उसको भी वो शेयर करते हैं, सब जगह साझा करते हैं। अगर असफलता मिली तो सामूहिक रूप से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको गलती को और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। ये नहीं कि सरकार की सफलता में उनके साथ होते हैं और विफलता में उनसे अलग हो जाते हैं, नहीं। विफलता भी किसी भी सदस्य के द्वारा या किसी भी मंत्रिमंडल के द्वारा कोई गलती होती है उसके सदस्य के द्वारा, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। दोनों पर इसी को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पांचवा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर आपको लगता है विरोधी दल को कि सरकार निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाती है सरकार के अगेंस्ट में, और अगर वह पारित हो जाती है 2/3 बहुमत से तो सरकार उसकी गिर जाती है, यानी वो मेजोरिटी उनका खत्म हो जाता है सदन के अंदर, वो माइनॉरिटी में चले जाते हैं। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा लगता है तो ये विरोधी दल के द्वारा लाया जाता है। उसके और भी कई कार्य हैं, जैसे कि आपको सरकार को रोकने के लिए, सरकार निरंकुश न हो इसके लिए आपको काम रोको प्रस्ताव है। इसके बाद एक स्थगन प्रस्ताव है, एडजॉर्न प्रोविजन, वो भी है, ये भी लाती है स्थगन प्रस्ताव। तो इस तरह से आप खूबसूरती देख लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, क्या क्या खूबसूरती है, आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे। दूसरा है कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पार्ट माने अंग। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा।
ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो विधेयक पारित होता है वो प्रेसिडेंट के यहाँ सिग्नेचर के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो वह कानून बन जाता है। उससे पहले तक वह ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। और जब वह सरकार उसका सिग्नेचर राष्ट्रपति का हो जाता है दोनों सदनों से पारित होने के बाद, तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो एक्ट बन जाता है। उसको कहते हैं अधिनियम। ठीक है। और इस प्रकार आपने देखा। और लोकसभा और राज्यसभा की बात आप कर लीजिए। लोकसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है और राज्यसभा की अवधि अनिश्चितकालीन होती है, यानी कभी भंग होने वाली संस्था नहीं है। हाँ, इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और सदन का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कभी कभी बीच में भी भंग हो जाती है, मध्यावधि चुनाव, अगर सरकार गिर जाती है तो बीच में ही चुनाव होता है, उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं, मिड टर्म पॉल। वैसी स्थिति में उसका काल घट जाता है, लेकिन ऐसे 5 वर्ष के लिए लोकसभा होती है। ठीक है। अब लोकसभा के सदस्य, अब लोकसभा चूंकि 5 वर्ष में कभी भी भंग हो सकती है, बीच में भी डिमोलिस्ट होता है, इसीलिए इसको टेम्पररी चेंबर या अस्थायी सदन या निम्न सदन के रूप में जानते हैं। इसको लोअर चेंबर भी कहते हैं, लोअर चेंबर, है ना। ठीक है। और इसको कहते हैं उच्च सदन, अपर चेंबर। चूंकि यह कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं या अस्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट चेंबर है। अब कोई पूछेगा कि पार्लियामेंट के कितने चेंबर हैं, तो 2 ही बताइएगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन जब कोई क्वेश्चन करेगा कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, अंग है, तो 3 हो जाएगा, एक प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट का रोल जो है आपने समझ लिया कि कोई भी विधेयक जब लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है। जब फाइनल इनका सिग्नेचर हो जाता है तो जो अध्यादेश है वो एक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। आपने यहाँ ये भी समझा कि ऑर्डिनेंस क्या है और एक्ट क्या है। जब तक कोई भी विधेयक सदन में लाया गया वो प्रस्ताव का रूप है तो वह अध्यादेश है, लेकिन जब वह पास होकर के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर प्राप्त कर लेता है तो वह एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा। और यह उच्च सदन है राज्यसभा, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। कोई पूछेगा भी कि निम्न सदन क्यों है, तो यह कभी भी बीच में 5 साल अथवा बीच में भी भंग हो जाती है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। वो उसके सदस्य जरूर 1/3 सदस्य 2 वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी यह संस्था जो है राज्यसभा, यह परमानेंट चेंबर है। और यह टेम्पररी चेंबर, निम्न सदन या इसको लोअर चेंबर या अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। फिर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यद्यपि पावर लोकसभा को अधिक है। कोई भी विधेयक, धन विधेयक लोकसभा में पहले पारित होता है। राज्यसभा राज्यों के परिषदों से चुन करके आते हैं इसके सदस्य। ये लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्ट आते हैं, इसलिए पावरफुल अधिक लोकसभा होती है। राज्यसभा तो भिन्न भिन्न राज्यों के परिषदों से आती है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250। ठीक है। एक है 550, लोकसभा के सदस्य की संख्या 550 और प्लस 2 आप रख सकते हैं एंग्लो इंडियन। अगर सरकार को लगेगा कि एंग्लो इंडियन का बहुमत इसमें कम हो रहा है तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए चुने जाते हैं, तो अधिकतम 552। वैसे अभी 543 हैं। ठीक है अभी, लेकिन 550 तक जा सकते हैं और 2 नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए। और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम। ठीक है, जो भिन्न भिन्न राज्यों के परिषदों से आते हैं। और इसमें 552 पूछेगा आपसे कि नॉमिनेट कितने सदस्य हो सकते हैं, नॉमिनेट जोड़ करके, तो 552। चुने गए इलेक्टेड तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550। अभी वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जो भी जानकारी मेरे द्वारा अभी शेयर की गई आप लोगों के साथ, वो आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे। किसी प्रकार की बात होगी फिर अगले नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछेंगे, मैं बताऊंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।